हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जो हमने हिस्ट्री का चैप्टर 3 शुरू किया था क्लास 10th का, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इसका पार्ट 2। तो चलिए विदाउट डिले हम शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे द 19th सेंचुरी से, 1815 से लेकर 1914 तक का एक किस्सा है जिसे हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। राइट, 1815 से 1914 के बीच। चलिए शुरू करते हैं। द वर्ल्ड चेंज्ड प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी। हम बात करते हैं पूरे दुनिया की, तो प्रोफाउंडली का मतलब होता है बहुत तेजी से। तो उस समय क्या हो रहा था, 19th सेंचुरी में जो पूरी दुनिया थी ना, वो बहुत ही तेजी से जो है वो चेंज हो रही थी। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर्स थे इंटरैक्टेड इन कॉम्प्लेक्स वेज, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे थे बड़े कॉम्प्लेक्स वेज में, टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज। इससे क्या हो रहा था कि पूरी सोसाइटी जो है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही थी एंड रीशेप एक्सटर्नल रिलेशंस। और जो दूसरे देशों के साथ देशों के जो रिलेशंस होते हैं उसको क्या कर रही थी, वो एक तरीके से रीशेप कर रही थी, है ना। मतलब देखो, जब टेक्नोलॉजी विकसित होती है, मान लीजिए कि अगर रेलवे नहीं होता, मान लो कि अगर शिप्स नहीं बने होते, तो एक देश का दूसरे देश के साथ कैसे संबंध स्थापित होता, राइट। बंदे नहीं जा पाते, ट्रेड नहीं हो पाता, तो इस तरीके से। और अब जब बंदे ही नहीं जा पाते तो वो फिर तो क्या ही होता उनके बीच में, सोशल रिलेशंस क्या होते, कल्चरल रिलेशंस क्या होते, ये सब कुछ भी नहीं होता। मशीनें नहीं होती तो इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं होता तो आप बेचते क्या दूसरे देशों में जाके, समझ रहे ना। तो वर्ल्ड जो था प्रोफाउंडली चेंज हो रहा था 19th सेंचुरी आते आते। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, इंटरैक्ट कर रहे थे बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से। कॉम्प्लेक्स क्योंकि इतने सिंपल तो होते ही नहीं है ये सब चीज़ें, कॉम्प्लेक्स वेज से। और किस चीज़ में, टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज को पूरा ट्रांसफॉर्म करने में और रीशेप करने में एक्सटर्नल रिलेशंस को। आगे आते हैं। इकोनॉमिक्स जो होते हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट को। उन्होंने कहा कि उस समय, जिस समय की हम ये बात करें 19th सेंचुरी में, 3 तरीके के फ्लो बहुत ज़्यादा हुए थे, ठीक है, विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक चेंजेस में। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय, जो इकोनॉमिक एक्सचेंज ही हमारा चल रहा था, ठीक है, उसमें 3 तरह की गतिविधियों या प्रभाव का उल्लेख किया कि 3 चीजें जो थी वो बहुत हो रही थी। तो कैपिटल जा रहा था, एक लेबर जा रहा था, तीसरी अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो रहा था फ्लो ऑफ ट्रेड का, राइट, सामान जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह। 19th सेंचुरी में ये सारी कहानी हो गई थी बहुत आगे, लोग खूब व्यापार करने लग गए थे विद इन इंटरनल। सॉरी, द फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ ट्रेड, इसको मार्क कर लेना। पहला क्या था, फ्लो ऑफ ट्रेड, इसको फिर एक्सप्लेन कर लेना आगे। विच इन द 19th सेंचुरी रेफर करता है लार्जली टू द ट्रेड ऑफ गुड्स, लाइक बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा था किस चीज़ का, सामानों का। जैसे कुछ आपको एग्जाम्पल दें कि कपड़ा इधर से उधर बहुत जा रहा था, वीट है ना, बहुत ज़्यादा इधर से उधर जा रहा था। द सेकेंड द फ्लो ऑफ लेबर। अब लोग भी 19th सेंचुरी आते आते, देखो बहुत पहले की अगर हम बात करें तो लोग इतना ट्रैवल नहीं करते थे, राइट। पहले उतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, लोगों को ज़रूरत भी नहीं थी इधर उधर जाने की। लेकिन आज 19th सेंचुरी आते आते, ठीक है, गुड्स भी बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने लगे। और दूसरा क्या है, लेबर, लोग जो है काम की तलाश में भी इधर उधर जाने लगे। कुछ लोग जो थे वो गए थे इच्छा से, कुछ लोग जो थे वो गए थे अनिच्छा से, ज़बरदस्ती उनको लेके जाया गया था। कुछ गए थे मजबूरी में, है ना। एक तो होता है ज्ञान, मुझे अच्छा लग रहा है कनाडा जाना है, वाओ मज़ा आएगा, वहाँ पे बहुत पैसे होंगे, खूब अच्छी जॉब होगी, राइट। दूसरा होता है कि मुझे कनाडा जाना ही पड़ेगा बिकॉज मेरे पास यहाँ पर रिसोर्सेज हैं ही नहीं, मैं क्या करूँ। तीसरा होता है मुझे ज़बरदस्ती कनाडा ले जाया जा रहा है किसी के द्वारा, राइट। तो इस तरह के अलग अलग कारण होते हैं। माइग्रेशन ऑफ द पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ज़्यादा होने लगा था। माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। थर्ड इज द मूवमेंट ऑफ कैपिटल। आप जा रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, तो मूवमेंट तो हो रहा है कैपिटल का। आपने कोई भी चीज़ इधर से उधर बेची तो पैसा तो आपके पास आएगा ही, और अगर वहाँ से कुछ यहाँ आएगा तो यहाँ का पैसा वहाँ जाएगा, तो मूवमेंट हो रहा था कैपिटल का भी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस से, लोग जो है इन्वेस्ट भी करने लगे थे, पैसा लगे। लोगों को पता चल जाए कि मान लो कि इस देश में, इस कंपनी में अगर मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो मुझे इतना बेनिफिट मिलने वाला है, तो लोग अपना पैसा लगा देते थे। लंदन का आएगा अभी केस आगे। ऑल 3 फ्लोज वर क्लोजली इंटरवुवेन। मतलब इंटरवुवेन क्या होता है, एक दूसरे में गुता मुथा, राइट। ये हो रहा है तो ये भी होगा, ये हो रहा है तो ये भी होगा, ये होगा, ये होगा, इस तरीके से इंटरवुवेन थे। मतलब एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड थे, अफेक्टेड पीपल्स लाइफ, और लोगों की जिंदगियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित ये कर रहे थे। मोर डीपली नाउ एंड देन बिफोर, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से अंदर तक उनके जीवन को जो है वो प्रभावित किया जा रहा था, ठीक है। ये तीनों तरह के प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे। आगे बात करते हैं, द इंटरकनेक्शंस कुड समटाइम्स बी ब्रोकन। कई बार ये इंटरकनेक्शंस जो थे वो ब्रोकन भी हुए हैं, है ना। अभी हमने कहाँ का पढ़ा था, ये तो 19th सेंचुरी की बात नहीं बता रही मैं, अभी पीछे जो हमने पार्ट में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि चाइना ने एक बार बंद कर दिया था, बिल्कुल, है ना। उसने अपने आप को अलग कर लिया था। तो कई बार ऐसा हुआ भी है कुछ, ये जो इंटरकनेक्शन हैं ये ब्रोकन हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल लेबर माइग्रेशन, राइट, है ना, कि एक टाइम ऐसा आया जब लेबर माइग्रेशंस पे लोगों ने बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। हो सकता है उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उस देश के लोगों को नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए,
अब बाहर से इतने लोगों को मत लेकर आओ, राइट। या फिर कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, तो आपको बुक में नहीं दे रखा, लेकिन लेबर माइग्रेशंस पे मोर ऑफन जो है वो रिस्ट्रिक्ट्स लगाए गए थे देन गुड्स और कैपिटल के फ्लो से, ठीक है। दूसरा, येट इट हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड द 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमिक बेटर। और अब जब हम ये सब कुछ पढ़ेंगे तो हम ऑब्वियस सी बात है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इफ़ वी लुक एट द 3 फ्लोज टुगेदर। ये तीनों फ्लो को अब हमें इकट्ठे से पढ़ना है और हमें समझना है कि किस तरीके से जो है इसने 19th सेंचुरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को किस तरीके से प्रभावित किया, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप्स, ठीक है, वर्ल्ड की इकोनॉमी ने किस तरीके से जो है वो शेप ली थी, ठीक है, राइट। चलो आओ, अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन। एक अगर हम इस बात को समझते हैं, इस विषय को जो हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें ना पैटर्न समझना पड़ेगा फूड प्रोडक्शन का एंड कंजम्पशन का, राइट। कोई चीज आपके यहाँ उगाई जा रही है, उसको कितना कंजम्पशन हो रहा है। अगर कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है और आपके यहाँ कम उग रही है तो आप क्या करोगे, भी बाहर से मंगाओगे, राइट, यही करोगे। ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। ट्रेडिशनली तो हर कंट्री को क्या लगता है कि भाई हमें बाजार से, मतलब दूसरे देशों के बाजार से या दूसरे देशों से ना मंगाना पड़े, हम जो उगा रहे हैं उससे हमारा देश आराम से खा ले, क्योंकि जब आप बाहर से मंगाओगे तो आपको अपनी करेंसी बाहर भेजनी पड़ेगी, राइट, वो महंगा पड़ेगा आपको, ठीक है। बट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन बहुत अलग केस है, बड़े ध्यान से समझना। ब्रिटेन में क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड मीन लोअर लिविंग स्टैंडर्ड, क्यों, पब्लिक बहुत ज्यादा है, मतलब कॉन्टिनेंट तो छोटा सा है, ठीक है, जगह नहीं है इतनी रहने की, तो खेत कहाँ से लाए इतने सारे, अब पब्लिक बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जगह ही नहीं है। अगर आप खेत ज्यादा बना दोगे तो लिविंग स्टैंडर्ड कम नहीं हो गया, लोगों के घर छोटे नहीं हो जाएंगे उसी जगह पर, आप जहाँ पे घर है अगर वहीं पर खेत भी हो जाएंगे तो क्या करोगे, घर छोटे छोटे हो जाएंगे, लिविंग स्टैंडर्ड नीचे आ जाएगा आपका, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, राइट। जब जगह कम होगी तो समाज में लोग एक दूसरे से लड़ाई भी करेंगे। सो ब्रिटेन का केस बिल्कुल अलग है, सारे दुनिया चाहती थी अपना खाना खुद उगाए, पर ब्रिटेन नहीं चाहता था। क्यों नहीं चाहता था, क्योंकि अगर ब्रिटेन ऐसा करता तो 2 पॉइंट लिख कर आने आपको। पहला क्या हो जाता कि ब्रिटेन की जो पब्लिक है लिविंग स्टैंडर्ड वहां का हो जाता लो, दूसरा होता है तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये कह रहे हैं कि व्हाई वाज दिस सो, हम ऐसा कह क्यों रहे हैं कि ब्रिटेन के साथ ये सब कुछ हो जाता। पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी हैड इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जितने मुंह उतना पेट, जितना पेट उतना ज़्यादा आपको खाना चाहिए, लेकिन खाना तो कम पड़ रहा था ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, लोग बहुत सारे हो गए, खाना उतना है नहीं। एज अर्बन सेंटर्स एक्सपेंड हुए, जब अर्बन सेंटर्स शहर में है ना, जब शहर के शहर बड़े बड़े बनने लगे तो इंडस्ट्रीज भी ग्रो होने लगी। हमें पता है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ था। जहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी वहाँ पब्लिक एकदम से भागेगी, राइट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे नौकरियाँ होंगी, ठीक है। अब क्या होता है, शहरों में लोग बहुत सारे आ गए, राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब इससे क्या हुआ, डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी बढ़ गई, है ना। जिस जगह मार्केट में बहुत सारे लोग आ गए, एक शहर में बहुत सारे लोग हैं तो उतने सारे लोगों के लिए हमें एग्रीकल्चर मतलब उनका खाने पीने की व्यवस्था करनी थी। अब ये सब जब बढ़ा तो पुशिंग अप फूड ग्रेन प्राइसेस, अब जितना फूड ग्रेन वहां पर था उसके जो बढ़ गए रेट, क्यों, क्योंकि खाने वाले बहुत सारे, फूड ग्रेन कम, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है, अर्बन प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रोव्स। अब क्या हुआ, अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स, जो भूमि के जिन मालिक थे ना, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट पे क्या किया, एक आपको प्रेशर बनाया। क्या प्रेशर बनाया, द गवर्नमेंट ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। गवर्नमेंट को कहा उन भूमि वाले मालिकों ने कि भाई आप बाहर से कॉर्न ना मंगाइए किसी भी देश से, क्योंकि अगर आप बाहर से मंगाएंगे तो जो हमारे यहाँ का कॉर्न है वो उतना नहीं बिकेगा, राइट, अब उतना नहीं बिकेगा या फिर हमें प्राइस कम मिलेंगे। तो अब सरकार ने जो है वहाँ के लोगों की बात मान ली। यूजुअली सरकार इसीलिए मान लेती क्योंकि नहीं तो सरकार गिर जाती है, राइट। यहाँ भी सरकार ने जो है इनका दबदबा था क्योंकि, तो लोगों की बात मान ली गई। अब क्या होता है, द लॉज अलाउइंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वर कॉमनली नोन एज कॉर्न लॉ। अब बाहर से आप नहीं मंगाएंगे, ये रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए गवर्नमेंट को भी किसी लॉ की जरूरत है, तो कानून क्या था, उस कानून का नाम था कॉर्न लॉ। हाँ, यहाँ पर ये जरूर है कि कॉर्न को रोका गया था, बट सिर्फ कॉर्न को रोका गया था, ये नहीं है, ठीक है। तो कॉर्न लॉ से ये मत समझ लेना कि सिर्फ कॉर्न को ही रोका गया था, बहुत सारी चीजों को रोका गया था बाहर के देशों से मंगाने के लिए। क्यों, क्योंकि हम चाह रहे थे, गवर्नमेंट चाह रही थी कि लोकल लोगों का बिक जाए, पर उससे तो पूर्ति होनी नहीं थी। फिर क्या होता है, अनहैप्पी विद हाई प्राइसेस इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन ड्वेलर्स फोर्स द एबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉ। एबॉलिशन का मतलब होता है खत्म करना, अर्बन ड्वेलर्स का मतलब होता है शहर में रहने वाले लोग। अब क्या होता है, अब देखो, जब बाहर से नहीं आ रहा तो चीजें हो गई लिमिटेड देश के अंदर। जब चीजें हो गई लिमिटेड देश के अंदर खाने की,
या उस पर्टिकुलर प्लेस पे खाने की, तो होता यह है कि उन चीज़ों के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जब प्राइसेस बहुत बढ़ गए तो प्राइसेस बढ़े किसके लिए, किसके लिए बढ़े भाई, कॉमन पीपल के लिए। अब कॉमन पीपल ने शोर मचाना शुरू कर दिया सरकार से कि भाई ये तो कोई तरीका नहीं होता, इतने इतने आपने प्राइस बढ़ा दिया, आपको जहाँ से भी मर्जी आप इंतजाम करो, पर आप जो है यहाँ पर बढ़ाइए सब खाने पीने की व्यवस्थाएं, चीज़ें बढ़ाइए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आप लेकर आइए कहीं से भी। आप सरकार हो जाती है मजबूर, क्योंकि वो लैंड ऑनर्स की बात सुने या फिर पब्लिक की, तो ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक हमेशा ज़्यादा होती है, तो पब्लिक की बात मान ली गई और इसको कर दिया गया एबॉलिश, इस कॉर्न लॉ को कर दिया गया समाप्त। आगे क्या होता है, आफ्टर द कॉर्न लॉ वर स्क्रेप्ड, स्क्रेप्ड का मतलब होता है खत्म हो जाना, निरस्त हो जाना, खत्म हो जाना, राइट। फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली, अब सस्ता आ जाता था, राइट, बाहर से मंगाना सस्ता पड़ता था ब्रिटेन को। देन इट कुड बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, यानी कंट्री में क्या हो रहा था कि जगह की कीमत बहुत ज़्यादा हो रही थी। जगह की कीमत क्यों, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है, रहने के लिए लोगों को जगह चाहिए। अब उगाना ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, मंगाना ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था, तो अब ये सब कहानी चल रही थी। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वॉज अनेबल टू कंपेयर विद इम्पोर्ट्स। अब जो इम्पोर्ट होके आ रहा है ब्रिटेन में, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उससे कम्पिटिट ही नहीं कर पा रहे थे वहाँ के किसान, ब्रिटेन के किसान, है ना, क्योंकि वो महंगा उगा पा रहे थे, मतलब उनका जो था वो महंगा बिक रहा था। बाहर से जो आ रहा है वो सस्ता पड़ रहा है, तो सस्ता बिक रहा था, तो पब्लिक कौन सा खरीदेगी, जो सस्ता बिक रहा होगा। तो जो वहाँ के किसान थे वो परेशान हो गए और उन लोग को था एक तरीके से क्या हो रहा था भाई, वो कम्पिटिट ही नहीं कर पा रहे थे। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। अब भाई जब आपको पैसा ही नहीं मिल रहा इतना सारा उगा के, आप परेशान हो गए हो, तो अपने क्या करना है, बहुत सारा लैंड आप ऐसे ही छोड़ देते हो कि ठीक है अपने को उगाने नहीं, हम कुछ और काम कर लेंगे, जब उगा के हमारा पेट भी नहीं भर रहा है ना, हमें महंगा पड़ रहा है, तो फिर क्या फायदा। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अब यह है ना इसका वो भी आ सकती है कि कॉर्न लॉ जब निरस्त हुआ था तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे। तो इम्पैक्ट यही पड़े थे कि पहली बात तो होता है जो वहाँ के किसान थे वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ का महंगा पड़ रहा था, वहाँ का सस्ता पड़ रहा था। दूसरा आप दे सकते हो कि बहुत ज़्यादा लैंड जो थी वो अनकल्टिवेटेड रह गई थी। तीसरा आप क्या दे सकते हो कि बहुत सारे जो एरियाज थे नहीं, थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वीमेन उन्होंने क्या कर दिया था, अपना काम ही छोड़ दिया था किसानी वाला, उनका करके फायदा नहीं है, तो उन्होंने ये काम भी छोड़ दिया था। दे फॉक्ड टू द सिटीज और माइग्रेट ओवरसीज। और चौथा पॉइंट आप बना के देख सकते हो कि उन्होंने क्या किया, ग्रुप के ग्रुप बना के गाँव के गाँव छोड़ छोड़ के वो लोग शहर में आ गए कि भैया ठीक है हम भी, या फिर देश से ही छोड़ छोड़ के चले गए कि भैया यहाँ तो गुजारा होना नहीं है, तो वो लोग वहाँ से चले गए। कम टू द नेक्स्ट पेज, एज फूड प्राइजेस फेल, जैसे ही फूड के प्राइसेस कम होते हैं तो कंजम्पशन ब्रिटेन में बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप के पास पैसे ज़्यादा होंगे तो आपकी थाली में पालक पनीर भी हो सकता है, आपकी थाली में उड़द की दाल भी हो सकती है, आपकी थाली में कड़ी भी हो सकती है, मतलब कुछ भी, आप भी महंगे प्रोडक्ट रख लो यार, पिज़्ज़ा रख लो, चाउमीन रख लो। लेकिन अगर आपके पास पैसे कम होंगे तो आपकी थाली में क्या रहेगा, साधारण सा दाल चावल, वो भी थोड़ा सा। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि फूड प्राइजेस कम हो गए तो लोगों के अप्रोच में आ गया फूड, अब अप्रोच में आ गया तो कंजम्पशन बढ़ गया, राइट। मेरे पास पैसे ज़्यादा होंगे तो मैं एक की जगह 4 फ़ोन खरीद सकती हूँ, तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा, राइट। जब प्राइस गिर जाएंगे, अगर मान लीजिए एक ही फ़ोन 1 लाख का आ रहा है तो मैं नहीं खरीदूंगी, अगर वो फ़ोन 10,000 का आ रहा है और मुझ पर है 40,000 तो सोचूंगी 4 रख लेते हैं यार, मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कंजम्पशन बढ़ जाती है। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन ऑल्सो लेड टू द हायर इनकम्स। आप देखो 19th सेंचुरी में आके बात करते हैं, फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के जब हम मिड में पहुंच जाते हैं तो इंडस्ट्रीज बहुत सारी लग गई ब्रिटेन में। बहुत सारी इंडस्ट्रीज मतलब बहुत सारा प्रोडक्शन, बहुत सारा प्रोडक्शन मतलब बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी मतलब बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी इनकम भी आएगी। अब ब्रिटेन के लोगों के पास हो गई इनकम, देयरफॉर मोर फूड इंपोर्ट होने लगा। अब देखो लोगों के पास खाने के लिए पैसे हैं, राइट, बहुत सारे लोग आ गए और बहुत सारे लोगों के पास क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत थी तो उनके पास सैलरीज अच्छी आ रही थी, सैलरी आ रही थी, तो फूड जो होने लगा इंपोर्ट होने लगा, बाहर से फूड आने लगा, ठीक है। लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर फूड प्रोडक्शन। अब इतने सारे लोग आ गए इंडस्ट्रीज के चक्कर में, नौकरियों के चक्कर में, कि जगह जगह लैंड को क्लियर किया जाने लगा कि भैया यहाँ तो ना खाना उगाना पड़ेगा इन लोगों के लिए, टू एक्सपैंड द मीट। अब क्या होता है कि हाँ ठीक है यही होता है, राइट, ठीक है कि भाई खाना उगाने के लिए अब लैंड कहाँ के क्लियर किए जा रहे थे, ब्रिटेन के नहीं, कहाँ के किए जा रहे थे, हमने कहा ना बाहर से मंगाना सस्ता पड़ता था। तो इन ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर फूड प्रोडक्शन। अब यहाँ सब जगह खाना उगने लगा ब्रिटेन के लिए। कहाँ कहाँ खाना उग रहा था, ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह लोग ना लैंड क्लियर करने लगे, भैया फॉरेस्ट काटो वाटो, जो भी बेकार की चीज़ें लैंड है उसको हटाओ और मतलब उसको साफ करो और वहाँ पे उगाओ। क्यों, क्योंकि हम यहाँ उगाएंगे और कहाँ भेजेंगे, ब्रिटेन भेजेंगे, ब्रिटेन से कुछ सारा पैसा आएगा, फिर हम उससे कुछ और करेंगे, ठीक है। इट वॉज नॉट इनफ मियरली टू क्लियर द लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब ब्रिटेन की इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया,
तो क्या खाली वहाँ के लोगों को खाना ही चाहिए? और अगर केवल खाना ही चाहिए, अगर हम यही कह रहे हैं कि चलो फूड डिमांड भी पूरी हो रही है, तो फूड क्या ऐसे पीठ पे लाद के लेकर जाएंगे? नहीं, तो फिर और भी चीज़ें होने लगी। क्या होने लगा? रेलवेज वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चरल रीजन्स टू द पोर्ट्स। देखो खाना का कैसे आता था? शिप्स में जाता था, है ना। बहुत सारा सामान जो था उस समय शिप्स में जाता था। तो शिप्स तक ले जाने के लिए, खेत से शिप तक ले जाने के लिए जगह जगह शहरों, मतलब खेत किसी शहर में होगा, शिप किसी शहर से जा रही होगी, जहाँ समुद्रों का वहीं से तो जाएगी ना शिप। तो क्या होने लगा? रेलवे लिंक्स बिछने लगे, रेलवे लाइन्स बिछाने लगे। अब इसके अलावा और क्या होने लगा? नए नए पोर्ट्स बनने लगे, है ना, जहाँ शिप आए, रुके, वहाँ पे सामान लदे, वहाँ पे सामान उतरे। इस तरह के लिए बहुत नए नए हार्बर बनने लगे। अब और क्या होता है? ओल्ड वन एक्सपेंड होने लगे, राइट। शिप्स वगैरह जो थे वो भी अच्छे से होने लगे, शिप कार्गो जो थे वो बड़े बनाने लगे लोग, जिससे सामान जो है वो उसमें लद के जा सके। पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स टू ब्रिंग देम अंडर कल्टिवेशन। अच्छा, और क्या होने लगा? पीपल हैड टू सेटल ऑन लैंड्स टू ब्रिंग देम अंडर कल्टिवेशन। लोगों को उगाने के लिए जगह जगह लोगों को भी ले जाया जाने लगा कि भाई ये जगह है, इस जगह लैंड है। नए नए शहर बसने लगे, ठीक है, क्योंकि गांव बसने लगे, शहर बसने लगे, जो भी जहाँ पर लोग उगा सके, एक तरीके से कल्टीवेशन के लिए लोगों को ले जाने लगा। अब लोग जाएंगे तो क्या पैदल जाएंगे? नहीं, वो भी लोग रेलवे वगैरह में बैठ के जाएंगे। तो ये सारे कामों के लिए अब देखो, चाहे वो रेलवे लाइन बिछानी हो, चाहे वो शिप्स बड़े करने हो, चाहे वो हार्बर का काम हो, बंदरगाह वगैरह को एक्सपेंड करना या कुछ भी हो, सबके लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए और लेबर चाहिए, मतलब पैसा भी चाहिए और बंदे भी चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। तो पीपल हैड टू सेटल, ये तो हो गया था हमारा। ऑल दीज एक्टिविटीज इन टर्न रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन। कैपिटल कहाँ से आने लगा? पैसा कौन खर्च कर रहा था? किस पे पैसा था यहाँ पर? लंदन से। यस, देखो ना, कैपिटल फ्लो कर रहा है। लंदन वाले इन शिप्स में, इन बंदरगाहों में, इन रेलवेज पर अपना पैसा लगाने लगे, ठीक है। कैपिटल वहां से फ्लो होने लगी। द डिमांड फॉर लेबर इन प्लेसेस वेयर लेबर वाज इन शॉर्ट सप्लाई एज इन अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया लेड टू मोर माइग्रेशन। अब देखो, खाना उगा रहे हैं ना, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन के लिए खाना उग रहा है ना, तो उगाएगा कौन? रोबोट? नहीं, कौन? बंदे। बंदे तो है नहीं इतने सारे, तो कहाँ क्या होगा? माइग्रेशन होगा। लोगों को पता चलेगा, अरे यार वहाँ तो नौकरियाँ हैं। तो लोग जो थे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया खूब आए, माइग्रेट होने लग गए। नियरली 50 मिलियन पीपल, ये डाटा लिख कर आना, 50 मिलियन पीपल इमिग्रेट हुए थे फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। यूरोप में तो बहुत भीड़ हो गई थी, राइट, सबको पता है कि यूरोप में बहुत भीड़ हो गई थी। और ऑब्वियसली बात है, जहाँ भीड़ होगी वहाँ पर काम कम होगा, वहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा होंगी, वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होंगी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, ठीक है। तो यूरोप से बहुत सारे लोग जो थे वो अमेरिका जाने लगे एंड ऑस्ट्रेलिया जाने लगे। कब? इन 19th सेंचुरी। हर एक डाटा को सेंचुरी के साथ थोड़ा थोड़ा लिख लेना, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें, 150 मिलियन आर एस्टिमेटेड टू हैव लेफ्ट देयर होम। 150 मिलियन लोगों ने लगभग अपना घर छोड़ दिया था, चाहे वो अमेरिका गए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया गए, जहाँ उन्हें पता चल रहा था लाइक जॉब्स हैं, है ना, काम। देखो, जब आप उगा रहे हो खेतों में, तो आप अपने लिए नहीं उगा रहे हो, तो अब आपको कोई रख रहा है कि आप एक खेतों पे काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। अब पैसा मिलेगा तो बंदा भागेगा, ठीक है। यही हो रहा था। अब इन लोगों ने क्रॉस किए ओशंस, फास्ट डिस्टेंस लैंड्स पे ये लोग चले गए इन सर्च ऑफ बेटर फ्यूचर। इन लोगों को लगा कि यार अपना तो फ्यूचर मस्त हो जाएगा, वहाँ पर बहुत सारा काम है, वहाँ पर तो फिर काम है तो पैसा मिलेगा, गरीबी नहीं रहेगी। 150 मिलियन लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। 10 by 1890 आते आते अ ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैड टेकन प्लेस। ग्लोबल इकोनॉमी कैसे? इस देश का बंदा इस देश में आ रहा है, पैसे कमा रहा है, थोड़ा अपने देश में भी भेज रहा है, तो इकोनॉमी तो हो गई ना, गोल 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 गोल, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि 1890 आते आते ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हैड टेकन प्लेस। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इसीलिए बोला जा रहा है बिकॉज एग्रीकल्चर के लिए लोग गए थे, ब्रिटेन के लोगों के लिए खाना उगाने के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर गए थे, ठीक है। अब क्या होता है? कंपेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए, लेबर मूवमेंट पैटर्न में चेंज हुआ, मतलब ऐसे पहले हो सकता है लोग मर्जी से जा रहे हो, फिर उनको ज़बरदस्ती भी ले जाया गया, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चेंजेस भी आए थे। यू नो, इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। इकोलॉजी तो देखो ऑब्वियसली बदल ही जाती है ना, जहाँ भीड़ होगी वहाँ की इकोलॉजी, है ना, परिस्थिति जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली बात है, टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा रोल था इसके अंदर। लोग पैदल थोड़ी गए थे, ट्रेन से गए थे, शिप से गए थे, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं होती अगर इतनी ज़्यादा, तो इतना सब कुछ मतलब ग्लोबली तो नहीं हो पाता है। वहाँ के लोग वहाँ के लिए उगाते, फिर लोग इधर उधर से आ ही नहीं पाते, तो ये सब ग्लोबली तो नहीं हो पाता। तो इन सब ने बहुत अच्छा एक कॉम्प्लेक्स रोल जो है वो अदा किया था। आगे देखते हैं। फूड नो लॉन्गर क्रेम फ्रॉम द नियर बाय विलेज और टाउन। अब जो ब्रिटेन के लोगों का खाना था वो किसी पास के गाँव से नहीं आ रहा था, वो किसी पास के टाउन से नहीं आ रहा था, बट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। अमेरिका से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, इतनी दूर दूर से खाना आना उन लोगों के लिए शुरू हो गया था।
इट वॉज नॉट ग्रोन बाय द पीजेंट टिलिंग इज ओन लैंड। अब ये उस किसान के द्वारा केवल नहीं उगाया जा रहा था जो केवल अपने ही लैंड की टिलिंग करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने परिवार का पालन पोषण करना है। अब क्या हो रहा था? बट बाय एन एग्रीकल्चर वर्कर्स। क्यों? क्योंकि दे आर नाउ प्रोफेशनल्स, राइट, जो खेती कर रहे हैं बाय प्रोफेशन एक तरीके से अपना। परहैप्स रिसेंटली अराइव्ड हुए थे। ये रिसेंटली कहाँ से आए थे? हु वॉज नाउ वर्किंग ऑन अ लार्ज फार्म, जो भी बहुत लार्ज फार्म पे काम करते हैं। एंड दैट ओनली अ जनरेशन एगो हैड मोस्टली लाइकली बीन इन अ फॉरेस्ट। देखो क्या हो रहा था, मैं ना जंगल में रहती थी, पहले जंगल में रहती थी। मुझे पता चला यार एक ना ऑस्ट्रेलिया जगह है और वहाँ पे ना बहुत सारी हमारे पूरी कम्युनिटी रहती है, ठीक है। हम सब जंगल में रह रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा कोई खानदान नहीं, जंगल में जो उग रहा है उनने खा लिया, लेकिन खा लिया जंगल का तो खत्म हो गया, अब ज़्यादा कुछ है नहीं अपने पास, तो अपने को क्या है, ढूंढना पड़ेगा ना, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। हमें कहीं से पता चला कि यार ऑस्ट्रेलिया अमेरिका हम जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा काम है, वहाँ पर काम करेंगे और हमें पैसा मिलेगा। तो जंगल में रहने वाले लोग अब जो थे वो क्या बन गए? प्रोफेशनल फार्मर्स बन गए एक तरीके से। और किसके लोग आ रहे हैं? वो ब्रिटेन के लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो हो रहा है ना सब कुछ ग्लोबल, ठीक है। आगे सुनो। इट वॉज ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज। अब लोगों भी तो ऐसा पैदल तो नहीं आ जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे रेलवेज के द्वारा। बिल्ट फॉर दी वेरी पर्पस, और पर्पस यही था, है ना, कि सामान को ले जाएं, लोगों को ले जाएं। एंड बाय शिप्स भी जाते थे, विच वर इंक्रीजिंगली मेड इन दीज डेकेड बाय लो पेड वर्कर्स के द्वारा बनाया गया था फ्रॉम साउदर्न यूरोप के, एशिया के, अफ्रीका के, कैरेबियन आइलैंड से भी लोग लाए जाते थे। मतलब एक तरीके से इन सब के द्वारा जो है ये सब बनाया जा रहा था। रेलवेज का जो निर्माण हुआ, या फिर लो पेड वर्कर आते कहाँ से थे? आपको आगे चलो आगे बढ़ाते हैं, अफ्रीका वाला गेस लो, ठीक है। सम ऑफ द ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं दो ऑन अ स्मॉलर स्केल अकर्ड क्लोज होम। अच्छा, इन वेस्ट पंजाब में भी, अच्छा देखो हमारे पंजाब में भी ऐसा हुआ था। जो ब्रिटिश थे ना, आप सबको पता होगा कि भैया वो हमारे ऊपर तो पूरा शासन ही करते थे, तो अपनी मर्जी चलाते थे हम पे। तो उन्होंने क्या किया था? छोटे पैमाने पर ही किया था, लेकिन इस तरह का नाटकीय बदलाव हम अपने पंजाब में भी देखते हैं। बदलाव कैसे आया कि जो इलाके हमारे सूखे इलाके थे, राइट, जहाँ पर खेती बहुत अच्छी नहीं होती थी, ठीक है, तो वहाँ पर सरकार ने क्या किया? जो ब्रिटेन वाली सरकार थी, अपने देश के लिए, हमारे देश में वहाँ पर नहरें बनवाई नदी से आने, क्योंकि देखो पंजाब पांच नदियाँ बहती हैं वहाँ से, लेकिन हर जगह नदी का पानी नहीं पहुँच रहा था, तो उन्होंने वहाँ से चैनल्स निकाले, राइट, एक तरीके से, और सब में पानी पहुँच गया। अब जब उन इलाकों में भी पानी पहुँच गया जो सूखे थे, तो वहाँ पे उगाया जा सकता था, ऐसे खेत डेवलप हो गए। तो ये इन्होंने किया था। तो वो नहरों का जाल उन्होंने वहाँ बिछाते थे ताकि निर्यात के लिए, राइट, निर्यात मीन्स बाहर देशों को भेजने के लिए गेहूं और कपास, क्योंकि गेहूं बहुत ज़्यादा था और कपास मतलब कॉटन, है ना, वो बहुत ज़्यादा जाती थी, तो वो वहाँ पे उगाया जा सके, ठीक है। अब ठीक है, समझ आ गया वाली लाइन भी। आगे क्या करना है, आगे चलते हैं। द कैनल कॉलोनीज एज द एरियाज इरीगेटेड बाय द न्यू कैनाल्स फॉर कॉल्ड। अब इन्हें क्या बोलते थे इन जगहों को? क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी नहरें आ गई हैं, तो उनको कैनाल कॉलोनी बोलने लगे कि ये कॉलोनी, कौन सी कॉलोनी है? ये कैनाल कॉलोनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नहरें हैं। किसने बनाई थी? ब्रिटिश सरकार ने। क्यों बनाई थी? क्योंकि उन्हें अपने यहाँ के लिए गेहूँ और कॉटन चाहिए था। समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। वर सेटल बाय द पीजेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब। अब यहाँ पर लोग तो रहते ही नहीं थे, ये तो सूखे इलाके थे, तो पंजाब के अलग अलग जगह से ब्रिटिश सरकार ने लोग लाके यहाँ पर बसाए। क्यों बसाए? क्योंकि आप उगाइए ना हमारे लिए, यहाँ पर कॉटन उगाइए हमारे लिए, आप उगाइए हमारे लिए गेहूँ, ठीक है। ऑफकोर्स फूड इज मियरली एन एग्जाम्पल। बस बोल रहे हैं कि फूड तो बस एक एग्जाम्पल है, ज़बरदस्ती हमसे उगवाई जाने वाली चीज़ों का, या फिर चीज़ें जो बाहर जाती थी, ये फूड उनका सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अ सिमिलर स्टोरी कैन बी टोल्ड फॉर कॉटन ऑल्सो। कॉटन भी ऐसे ही होती थी कि कॉटन भी उगाई जाती थी और कॉटन को भी बाहर भेजने के लिए बेसिकली उगाया जा रहा होता। द कल्टिवेशन ऑफ विच एक्सपेंडेड वर्ल्ड वाइड टू फीड ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स। और कॉटन जो है वो किसको फीड करा रही है? टेक्सटाइल मिल्स को। जो ब्रिटेन की टेक्सटाइल मिल्स थी, हमारा कॉटन वहाँ पर बड़ा अच्छा मतलब एक तरीके से काम करता था उनकी मिल्स में, और फिर पता क्या करते थे? वो वहाँ से बना के लाते थे और हमारे देश में भेज देते थे। पब्लिक तो बहुत थी हमारी, ठीक है। आगे आ जाते हैं। और रबड़ का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। Indeed, वास्तव में so rapidly did regional specialization in the production of commodities develop हुई between 1820 से 1914 के बीच में। वर्ल्ड ट्रेड was estimated to have multiplied 25 से 40 टाइम्स बढ़ गया था। पूरी बात सुन लो। देखो, रबड़ की कहानी भी कुछ इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में, उत्पादन मतलब जो चीज़ें बनती हैं, है ना, उगाई जाती हैं, उत्पादन के विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी अलग अलग चीज़ें उगाने में, हमारे यहाँ इतनी महारत हासिल कर ली थी, इतने वो एक्सपर्ट हो गए थे कि 1820 से 1914 के बीच में हमारा जो विश्व व्यापार था वो 25 से 40% उसकी वृद्धि हो गई।
भाई हम अच्छा उगा रहे हैं तभी तो बाहर जा रहा है ना, तभी तो बिक रहा है ना। तो 25 से 40% वो बढ़ गया जाके। इस व्यापार का लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों का था। ठीक है, अगर हम बात करें नियरली 60% ऑफ दिस ट्रेड कंप्राइजेस प्राइमरी प्रोडक्ट्स, मतलब जैसे कि गेहूं वगैरह थे, कॉटन थे, मिनरल्स थे, कोल था, इन्हीं का ही था। ठीक है, 100% व्यापार में से 60% हमारा व्यापार में क्या जा रहा था बाहर? हमारा गेहूं जा रहा था, हमारी कॉटन जा रही थी, मिनरल्स जा रहे थे, हमारा कोयला जा रहा था। ठीक है, ये सब चीजें जा रही थी। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, बिना इसके तो कुछ भी संभव नहीं है, राइट? पैदल तो नहीं लेके जाएंगे। तो रोल क्या था टेक्नोलॉजी का? व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस? इन सब में टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा? द रेलवेज, स्टीम शिप्स और टेलीग्राफ फॉर एग्जाम्पल वो वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थे, विदाउट विच वी कैन नॉट इवन इमेजिन द ट्रांसफॉर्म्ड 19th सेंचुरी वर्ल्ड। 19th सेंचुरी में आके दुनिया बहुत बदल गई थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो चुकी थी आज के टाइम पर। और इन सब के बिना हम कह रहे हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते कितना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो पाता। अगर स्टीम इंजन नहीं होते, अगर रेलवेज नहीं होते, अगर टेलीग्राफ नहीं होते, तो हम इतना सब कुछ नहीं सोच सकते, या फिर इतने इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस नहीं होते। इन्वेंशंस तो हुए ही थे, राइट? ट्रेन ऐसे थोड़ी ना थी पहले ही आ गई हो, स्टीम इंजन पहले ही आ गए हो, ऐसा तो नहीं था। इन्वेंशन हुए थे ना इनके, तो इस सबसे बदलाव आता है। अब आइए, बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस वर ऑफन द रिजल्ट ऑन लार्ज सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल कोलोनाइजेशन जो होता है स्टिमुलेटेड। अब देखो क्या होता है, देखो हर चीज़ के ना प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। अगर रेलवेज नहीं होते, सोचो अगर शिप्स नहीं होते, तो क्या अंग्रेज हमारे देश में आते? अगर वो हमारे देश में नहीं आते तो क्या वो हम पे शासन करते? अगर वो हम पे शासन नहीं करते तो क्या होता? क्या हम जो सोने की चिड़िया थे, तो क्या हम इतने गरीब हो जाते? नहीं। तो फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो दूसरे देशों को जाके अपनी कॉलोनी बनाने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ, वो इन्हीं की वजह से तो हुआ है ना। इतना सब कुछ आ गया तो लोग इधर उधर जाने लगे, जो ताकतवर थे वो दूसरों को देशों को हड़पने लग गए। न्यू इन्वेस्टमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट, फास्टर रेलवेज, लाइटर वैगन्स एंड लार्ज शिप्स, इन्होंने हेल्प किया था फूड को मोर चीपली और क्विकली इधर उधर मार्केट्स तक भेजने के लिए। ठीक है, यहाँ ये फायदा भी है। फायदे और नुकसान सब कुछ याद करते चलना। ठीक है, वैगन्स जो होते हैं, बोगियाँ होती हैं, वो रेलवे की बोगियाँ नहीं होती, डब्बे जिन्हें बोलते हैं आप, मेरा कंपार्टमेंट, राइट? ऐसी बोगियाँ जो थी वो हल्की बनने लगी, हल्की बनेंगी, मेटल कम खर्चों का जल्दी से पहुँच भी जाएंगे, क्योंकि हल्की चीज़ को आगे धक्का देना आसान होता है। चलिए आगे आ जाते हैं। द ट्रेड इन मीट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। द ट्रेड इन मीट ऑफर्स अ गुड एग्जांपल ऑफ कनेक्टेड प्रोसेस। अब देखो मीट का ना ट्रेड हुआ करता था, क्या होता था, यूरोपियन कंट्रीज वालों को ना मटन बहुत अच्छा लगता था खाने के लिए। आप इतने सारे लोग, इतने सारे जानवर तो थे नहीं, ठीक है, मतलब मुझे भी मटन बहुत पसंद है, कुछ और फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत पसंद है। ठीक है, आप मान लीजिए कि अब आप एक ऐसे देश में रह रहे हो जहाँ आपको पसंद तो बहुत है पब्लिक को, लेकिन इतने जानवर ही नहीं है, तो काटोगे किसे, खाओगे क्या? तो ट्रेड ऑफ मीट जो होता है, फिर क्या होगा? अब जब आपके देश में नहीं है तो बाहर से मंगाओगे, यही कहानी है। टिल द 1870s एनिमल वर शिप्ड लाइव, एंड पहले क्या होता था, 1870 तक तो एनिमल्स को ना क्या करते थे, फ्रॉम अमेरिका वो यूरोप लेकर जाते थे, बिकॉज यूरोप में मैंने बताया पब्लिक बहुत सारी थी, लेकिन यूरोप में गरीबी भी तो थी, खरीदे कैसे, इतना महंगा पब्लिक। तो क्या हो रहा है, अमेरिका से यूरोप लाया जा रहा है, तो बेचारा और महंगा हो जा रहा है मटन तो। एंड स्लॉथर्ड का मतलब होता है काटा जाना, और वहाँ ले जाते थे। जैसे यूरोप में पहुंचे, अब शिप से उतारे असली जानवर, असली बोले तो मतलब जिंदा जानवर, ठीक है, और यहाँ पर होती थी उनकी कटाई, और फिर हो जाते थे वो मार्केट में जाते थे। बट लाइव एनिमल टुक अप अ लॉट ऑफ शिप स्पेस। अब जहाज पर लाइव एनिमल को तो भाई ऑब्वियसली बात है कि बहुत स्पेस चाहिए, थोड़ा तो चलेगा फिरेगा, ऐसे पैसा थोड़ी है कि सुबह चली 2 घंटे में पहुंच गई, ऐसा तो नहीं होता था। तो लाइव एनिमल्स को तो जगह ज़्यादा चाहिए होती थी। और क्या हो रहा था, मैनी ऑल्सो डाइड इन वॉयज होता है समुद्री यात्रा, तो बहुत सारे तो जानवर जो होते थे वो समुद्री यात्रा में क्या हो जाता था, बेचारे मर जाते थे। क्यों? क्योंकि सी सिकनेस हो जाती है कई बार, ठीक है, और बहुत सारी मतलब बीमारियां भी फैल सकती हैं, इन बिटवीन कुछ भी हो सकता था, तो बहुत सारे तो बेचारे ऐसे ही मर जाते थे। और फेल इल, कई बार तो क्या होता था, वो जानवर बेचारे बीमार पड़ जाते थे। लॉस्ट वेट, कई बार तो क्या होते थे, मोटू ताजू गए, 100 किलो का बकरा भेजा, बेचारा जाते जाते 50 किलो का ही रह गया, बीमार पड़ गया, रास्ते में कम खाने को मिला, बहुत सारी सिचुएशंस हैं, मन नहीं लगा बेचारी अपनी बकरी के बिना, ठीक है, बेचारा वेट लूज हो गया उसका, ठीक है, समझ लेना। और बिकम अनफिट टू ईट, कई बार क्या होता था, भैया अनफिट हो जाते थे ईट के लिए, क्योंकि हो सकता है इन बिटवीन उन्हें कोई बीमारी भी लग जा रही हो।
ये सारे कारणों के। तो मीट वॉज हैंड्स एंड एक्सपेंसिव लग्जरी बन गया था। क्यों? क्योंकि भाई महंगा था, है ना, तो बहुत महंगा था, तो बेचारे गरीब लोग तो उसे खा नहीं पाते थे, तो एक्सपेंसिव लग्जरी ये अलग अमीर लोगों की थाली में ही नजर आता था। बियॉन्ड द रीच ऑफ यूरोपियन पुअर हो गया था, गरीब लोग इसे नहीं खा पा रहे थे। हाई प्राइजेस इन टर्न कैप्ट डिमांड। अब हाई प्राइजेस था तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, डिमांड एंड प्रोडक्शन डाउन हो गई थी। जो चीज़ बहुत महंगी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका डिमांड भी कम हो जाएगा, क्योंकि कम पब्लिक उसे अफोर्ड कर सकते तो कम ही पब्लिक खाएगी। और दूसरी बात क्या होगा, उसका जो है कंजम्पशन भी कम ही हो जाएगा, है ना। जब डिमांड ही नहीं है तो कंजम्पशन कैसे होने वाला है। और प्राइजेस जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। अब क्या हो रहा था इसके अलावा, हाई प्राइसेस इन टर्न कैप्ट डिमांड एंड प्रोडक्शन भी तो कम होगा ना। अब आप कम जानवर लाओगे, क्योंकि ज़्यादा तो बिक ही नहीं रहे, अब इतना महंगे आ रहे हैं तो ज़्यादा बिक ही नहीं रही, ये हो रहा था। अब डेवलपमेंट जब तक नहीं हुआ था टेक्नोलॉजी का, तब तक तो ये हुआ था। कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित हुई? अब यहाँ आता है रेफ्रिजरेटेड शिप्स में फ्रिज लगे हुए थे, ऐसे बड़े बड़े फ्रिज लगे हुए थे, ऐसे समझ लो, ठीक है। आप विच इनेबल द ट्रांसपोर्ट द पेरिशेबल फूड्स। पेरिशेबल का मतलब होता है जल्दी खराब होने वाले फूड। अब क्या होता था शिप में, जिसमें कि हमें मटन का एग्जाम्पल दे रखा है, तो पेरिशेबल फूड को ऐसे रेफ्रिजरेटेड उसमें रख के लाते थे शिप्स में, और फिर दूसरी जगह ले जाकर बेच देते थे। तो अब सस्ता पड़ रहा है, खराब नहीं हो रहा, जगह ज़्यादा नहीं घेर रहा, तो सस्ता पड़ेगा, सीधी सी बात है। नाउ एनिमल्स वर स्लॉटर्ड फॉर फूड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जहाँ से शुरू करना है, अमेरिका से स्टार्ट करना है, यूरोप में लाना है, अमेरिका में ही काटो तो छोटे पैकेट में आगे, बड़ी गाय नहीं, सॉरी, ठीक है, जो भी एनिमल होगा, ठीक है। तो जो भी एनिमल होगा उसको वहीं पर काटने के बाद उसको क्या किया, छोटे पैकेट में बंद किया और रेफ्रिजरेटर में रखा और ले आए। कॉस्टिंग कम हो जाएगी इस तरीके से, राइट। इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये सब किया जाता था, क्योंकि वहीं से जो है यूरोपियन कंट्री में ये सब आता था। एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप एज फ्रोजन मीट। अब फ्रोजन मीट जो था वो ट्रांसपोर्ट होने लगा यूरोप में। दिस रिड्यूस्ड शिपिंग कॉस्ट एंड लोअर्ड मीट प्राइसेस इन यूरोप। क्या हो गया, मजे आगे, बल्ले बल्ले होगी यूरोपियन पुअर्स की। वाओ, अब हम तो क्या खाएंगे, अब हम मटन खाने को मिलेगा, ठीक है। टू द अर्लियर मोनोटनी ऑफ ब्रेड एंड पोटैटोज मेनी डो नॉट ऑल कुड नाउ द मीट बटर और एग टू देयर डाइट। होता क्या है, पहले क्या होता था, बेचारे ब्रेड और पोटैटो खा के रहते थे। अब क्या उनकी डाइट में, सबकी डाइट में तो नहीं आया, आज भी नहीं बोलेंगे कि सब इतने अमीर हो गए थे कि सभी मटन खा रहे थे, बट बहुतों की डाइट में मटन आ गया, बॉइल्ड अंडे आ गए, ठीक है, बटर आ गया। बटर भी मतलब ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सब भी उनकी थाली में आने लगे थे। बेटर लिविंग कंडीशंस प्रमोट करती हैं सोशल पीस को। क्यों? क्योंकि जब पब्लिक को खाने को मिलता है तो पब्लिक शोर कम मचाती है। पब्लिक ये नहीं कहती है कि आप कुछ गलत कर रहे हो सरकार को। क्यों? क्योंकि पब्लिक खुश है, पब्लिक को खाने पीने को मिल रहा है, तो पब्लिक क्यों बोलेगी ज़्यादा। तो ये क्या किया करते थे, देखो अब अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ ब्रिटेन वालों का। ये क्या कर रहे थे, जगह जगह जाके अपनी कॉलोनी बना रहे थे। अब वहाँ की पब्लिक इन्हें अपोज क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि पब्लिक को क्या मिल रहा था, पब्लिक को तो सुविधाएं मिल रही थी, ठीक है। तो वो क्यों बोले गवर्नमेंट को कुछ, तो लोग पीस बनाए रखे थे, शांति दिए, ठीक है, अपना पेट बनता भर में जाए, छोड़ो, ठीक है, आगे आते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, फॉर सपोर्ट इम्पेरियलिज्म अब्रॉड, मतलब ये सब बाहर जाना, हड़पना, ये सब ठीक है, चलता है पब्लिक को भी कि आप कर लो, आपको जो करना है, हमारे लिए आप मटन मंगा रहे हो, अपना पेट भर रहा है। आगे चलते हैं। लेट 19th सेंचुरी कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ट्रेड फ्लरिश्ड द मार्केट एक्सपेंडेड इन द लेट 19th सेंचुरी। ट्रेड, व्यापार जो था बहुत फ्लरिश हो गया था। मार्केट्स जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, एकदम एक्सपैंड हो गई थी, है ना। इतना टेक्नोलॉजी आ गई, सब कुछ आ गया। तो 19वीं शताब्दी के अगर आप आखिरी दशक में देखें, आखिरी के 10 साल देखते हैं, तो व्यापार बढ़ा, बाजार तेजी से फैलने लगा। बाजार कैसे फैलता है, क्योंकि यहाँ का सामान वहाँ बिक रहा है, वहाँ का सामान वहाँ बिक रहा है। आपके देश में कुछ चाहिए तो दूसरे देश से आ रहा है, तो मतलब ये सब कुछ खूब 19th सेंचुरी के लास्ट 10 साल में खूब होने लगा। फिर क्या होता है इसके अलावा, बट दिस वॉज नॉट ओनली द पीरियड ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड। ये केवल ऐसा नहीं था कि सिर्फ ट्रेड ही फैल रहा था एंड इंक्रीज हो रही थी प्रॉस्पेरिटी। कोई ऐसा नहीं था कि बस सब अमीर होते जा रहे थे, समृद्ध थे, खूब पैसा था, खुशियाँ ही थी, हाँ फिल्मी सीन चल रहा है, ऐसा नहीं हुआ। नेगेटिव इम्पैक्ट भी आए थे। क्या हुआ था, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियलाइज, ये इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना, महसूस करना, देयर वॉज डार्कर साइड ऑफ दिस प्रोसेस, प्रोस एंड कॉन्स, राइट। अच्छाई क्या हो रही थी, ट्रेड बहुत फैल रहा था, मार्केट बहुत फैल रहे थे, लोगों का सामान बिक रहा था, आराम से चल रहा था, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ था, डार्कर साइड क्या थी। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड द क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑल्सो मेंटल लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लाइवलीहुड। कैसे स्वतंत्रता खत्म हो रही थी, लोगों की नौकरियां कैसे खत्म हो रही थी। अच्छा मैं बताती हूँ। ब्रिटिश यहाँ आए, पैदल आए नहीं, शिप से आए, ट्रेन से आए, किसी चीज़ से तो आए। अगर ये व्यापार, अगर हमारी चीज़ों ने अट्रैक्ट नहीं करती, अगर ये व्यापार इतना आगे नहीं बढ़ता, तो क्या वो हमारी फ्रीडम छीन पाते? नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही बहुत जगह गया,
व्यापार होना शुरू हुआ, व्यापारी बनकर आए जगह जगह, है ना। अकेले ब्रिटिश की बात नहीं करी, बहुत सारे लोग थे जो भी अपनी कॉलोनी बना रहे थे। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ट्रेड के जरिए धीरे धीरे दूसरे देशों ने एक दूसरे को कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। कॉलोनी क्या होती है? जहाँ पर आप हैं किसी और देश के, किसी दूसरे देश पे आप इकोनॉमिकली एक तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित कर लो, राइट। तो क्या हो रहा था? फ्रीडम छीन रहे थे, लाइवलीहुड छीन रहे थे। लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट प्रोड्यूस many painful economic, social and ecological changes through which colonialized societies were brought into world economy। होता क्या है? 19वीं सदी के आखिरी दशकों में, अगर आखिरी 10 सालों की बात करें, तो यूरोपियों की तो विजय होती जा रही थी, है ना। यूरोपियन जगह जगह जा रहे थे, देशों पे कॉलोनी बना रहे थे अपनी। उनकी विजयों ने बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति की परिवर्तन आए, है ना। देशों को आर्थिक नुकसान हुआ, बहुत सारे देशों को आर्थिक नुकसान हुआ। यूरोपियंस को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन फिर इन्हें बेनिफिट हो रहा है, तो बाकी देशों को क्या हो रहा है? आर्थिक नुकसान हो रहा है, उनको सामाजिक नुकसान हो रहा है। उनका समाज में आप आके अपना वर्चस्व स्थापित करोगे तो, है ना, गड़बड़ हो रही है, नहीं हो रही है। और इकोलॉजी भी ओब्वियसली बात है चेंज होगी, है ना। तो क्या हो रहा है? इस तरीके से जो परिवर्तन आ रहे थे और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया। औपनिवेशिक समाज कौन से? यही आप जो आ रहे हैं यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करें। इस तरीके से बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था जो थी, तब सब कुछ बहुत हिला डिला हो गया था। अब यहाँ आगे बात करते हैं भाई अफ्रीका की। बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है अफ्रीका को, तो ऐसे समझते थे मतलब जैसे ना उनकी अब्बा की हो। देखो, लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के मैप को देखो, यू विल सी सम कंट्रीज को बॉर्डर रन स्ट्रेट, ऐसा बॉर्डर रन स्ट्रेट, जैसे स्केल रख के इनके बॉर्डर बनाए गए हो जगहों के। इफ दे वर ड्रॉन यूजिंग अ रूलर, मतलब वैसे बने हुए जैसे कि स्केल रख के बनाए हुए। वेल इन फैक्ट दिस वाज ऑलमोस्ट हाउ राइवल यूरोपियंस, ये कैसे हुआ कि किस तरीके से यूरोपियन पावर्स ने इन अफ्रीका ड्रू अप किए थे बॉर्डर्स ड्रामेटिकली, और देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज ने बांट ली थी। पता है, बर्लिन में एक सभा हुई, यूरोपियंस जाके बैठे उस सभा में जाके बोले ये इतना अफ्रीका वाला पोर्शन तेरा, इतना तेरा, इतना तेरा, इतना तेरा। भाई बांट रहे हैं स्केल रख के, सच्ची में बांट रहे हैं स्केल रख के, ठीक है। इतने पोर्शन पे तुम लोग कब्जा कर लो। इनके अब्बा की थी ना जैसे, ठीक है। इन 1885 की बात करें, द बिग यूरोपियन पावर्स मेट इन बर्लिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट, जहाँ भी कोई ईयर आता है हिस्ट्री में ऑब्वियसली ईयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 1885 की बात करें, बिग यूरोपियन पावर्स मिलती हैं बर्लिन में टू कंप्लीट द कार्विंग अप ऑफ अफ्रीकन बिटवीन दम, राइट। बना बांट रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है? ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशंस टू देयर ओवरसीज टेरिटरीज। अब ब्रिटेन ने और फ्रांस ने, बाबा रे बाबा, दुनिया में जा रहे थे, जा के अपना अधिकार जमा रहे थे, और उन्होंने ऐड कर ली थी टेरिटरीज, ठीक है। अगर आप जाओगे दूसरे देशों को जीत लोगे, एक तरीके से उन पर कब्जा कर लोगे, तो आपकी जगहें बढ़ गई, एडिशन हो गया, राइट। किसने किया? ब्रिटेन ने और फ्रांस ने। ओवरसीज मतलब समुद्री पार जो उनके इलाके थे, वो टेरिटरीज को उन्होंने मिलाने लगे अपने, मतलब उनकी हो गई तरीके से, उनका अधिकार हो गया उस पर। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बेल्जियम एंड जर्मनी, ये भी बन गए थे, बिकेम न्यू कॉलोनियल पावर्स, ये भी कॉलोनियल पावर्स बन गए थे, मतलब ये भी जगहों को अपनी कॉलोनी बनाने लग गए होंगे। कौन? बेल्जियम और जर्मनी। जगहों के नाम याद कर लेना, ठीक है, आगे आ जाते हैं। द यूएस हैज बिकम अ कॉलोनियल पावर इन लेट 1819 बाय टेकिंग ओवर सम कॉलोनीज अर्लियर हेल्ड बाय स्पेन। अच्छा जी, बहुत बढ़िया किस्सा है, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना। जो संयुक्त राज्य अमेरिका था ना 1890 के दशक के कुछ आखिरी वर्षों में, इसने भी क्या किया था? कब्जा कर लिया था, और ये खुद उपनिवेश बना लिए थे इसने, ठीक है। लेकिन ये खुद पता है स्पेन के कब्जे में था पहले, मतलब एक जगह जो खुद किसी के कब्जे में हो, कब्जे से निकल गई और फिर दूसरे लोगों को अपने कब्जे में डाल लिया। बढ़िया यार, कमाल है। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके, कुछ उपनिवेश समझ रहे हो ना, कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया कि भाई मेरे भी इधर उपनिवेश है, इधर है, इधर है, इधर है। और खुद किसके उस पावर में था ये? पहले स्पेन के अंडर में था। चलो जी, आगे आते हैं। आइए देखिए, लुक एट द मैप, वन एग्जांपल ऑफ दिस डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन। भाई डिस्ट्रक्टिव तो था ही ना, एक देश दूसरे देश पे आएगा कि कंट्रोल करेगा तो डिस्ट्रक्टिव ही बोलेंगे ना इसको, है ना, कंस्ट्रक्टिव थोड़ी ना बोलेंगे। ऑन द इकोनॉमी और लाइवलीहुड्स ऑफ द कॉलोनाइज्ड पीपल, मतलब इन सबके डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ही पड़ रहे थे, है ना, उनकी इकोनॉमी पे, लाइवलीहुड पे। कॉलोनाइज्ड पीपल आते थे, मतलब एकदम अधिकार जताते थे। चलो आगे आते हैं। आपको कहानी अच्छे से समझ में आ रही है? आपको हाँ जी समझ आ रही है? ठीक है, आगे जाते हैं। रेंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग होती है जानवरों में बीमारी। अब जानवरों में बीमारी से पब्लिक को का नुकसान, पता है क्यों? पता करते हैं क्यों ऐसा क्या हुआ था।
इन अफ्रीका इन 1890, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, क्या होता है, फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज हो जाती है कैटल प्लेग में, और रेंडर पेस्ट हैड अ टेरिफाइंग इम्पैक्ट, टेरिफाइंग होता है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाना, एक तरीके से डरा देने वाला प्रभाव ऑन पीपल्स लाइवलीहुड। अच्छा जी, एंड लोकल इकोनॉमी में होता क्या है, देखो अफ्रीका में क्या था, अफ्रीका एक टाइम पे ऐसा था कि उसकी जो ज़मीनें थी, ठीक है, और उसके जो जानवर थे, ठीक है, पब्लिक सिर्फ उन पर निर्भर थी, नौकरी नहीं करती थी, नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट, इतनी सारी ज़मीनें हैं, मिनरल्स हैं, है ना, इतनी बढ़िया मतलब खेती वेती हो रही है, उगाओ खाओ, मतलब सोचो, इमेजिन करो अपनी लाइफ ऐसी पहाड़ पे हम जाके रहे हैं, वहीं उगाएं वहीं खाएं और कोई नौकरी ना करनी पड़े, वहीं अपने जानवर दूध वूध दे रहे हो। ऐसा सच में था, अफ्रीका में लोग नौकरी नहीं करते थे क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अब अगर मेरे पास सिर्फ जानवर और ज़मीन है और मेरे सारे जानवर जो है मर जाएं, फिर, या मुझ पर मेरे जानवर ही ना रहे, फिर मुझे नौकरी करनी पड़ेगी ना। बस यही अफ्रीका के लोगों की हालत हुई थी, ठीक है। रेंडर पेस्ट नामक एक बीमारी फैल गई थी उनके जानवरों में, जिसमें उनके बहुत सारे जानवर जो है मारे गए थे। इन अफ्रीका इन 1980 एक फास्ट स्प्रेडिंग, मतलब बहुत तेजी से फैलने वाली डिसीज जो थी, वो कैटल प्लेग जो था, या जिसको हम कैटल प्लेग को ही हम रेंडर पेस्ट के नाम से जानते हैं, इसका बहुत बुरे तरीके से प्रभाव पड़ा था उनकी लाइवलीहुड, उनकी रोजी रोटी पर, जिससे कि वो रोजमर्रा में खाना पीना खाते थे, और उनकी लोकल इकोनॉमी पर, राइट। अब दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइड स्प्रेड यूरोपियन इंपीरियल इम्पैक्ट हो रहा था, प्रभाव पड़ रहा था ऑन कॉलोनलाइज्ड सोसाइटी पर। कॉलोनलाइज्ड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर भी ये आए होंगे, इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया होगा। इट शोज हाउ इन दीज एरिया of conquest even a disease affecting cattle reshaped the lives and the fortune of thousands of people। अब ये मतलब एग्जाम्पल हमें ये बता रहा है कि किस तरीके से एक बीमारी ने ही पूरी सोसाइटी को रीशेप कर दिया। हुआ क्या, ये लोग आए, इन्होंने कहा कि भैया हमारे लिए काम करो, खानों में काम करो हमारी, या कुछ भी काम करो। अफ्रीका के लोग बोलते थे मैं क्यों नौकरी करनी है ना, वो काम पे जाना ही नहीं है, उन्होंने करना ही नहीं, हम लोग पैसे देंगे, पहले पैसे से हम खरीदेंगे क्या, वहाँ कुछ ऐसा था ही नहीं, ऐसे गुड्स ही नहीं थे जो पैसे से खरीदे जाते थे, तो कोई काम ही नहीं करके रहा सी। अब अचानक से क्या हुआ, जब ये डिसीज़ फैली तो उसने पूरी सोसाइटी को रिशेप करके रख दिया। जो लोग काम पे नहीं जाते तो उन्हें ज़बरदस्ती काम पे जाना पड़ा, नॉट विलिंगली, बट कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड देयर रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो जो है वो पूरी तरह से रीशेप हो गए थे। हिस्टोरिकली अगर हम बात करते तो अफ्रीका हैड एबंडेंट लैंड, अगर हिस्टोरिकली बात करूँ तो अफ्रीका के पास अच्छी खासी लैंड थी, एंड रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन कम होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि मजे आ जाते हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों के, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज से सारा फायदा मिलता है, राइट। फॉर सेंचुरीज अगर हम बात करते हैं, लैंड एंड लाइव स्टॉक, राइट, जो उनके जानवर होते थे सस्टेन करते थे अफ्रीकन लाइवलीहुड उसी पर थी। पीपल रेयरली वर्क करते थे वेजेस के लिए। इन लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका देयर वर फ्यू कंज्यूमर गुड्स, मतलब कंज्यूमर गुड्स ही नहीं थे तो खरीदेंगे क्या, जैसे आज हमारे पास टीवी है, फ्रिज है, पंखा है, टेबल है, फ़ोन है, बट वहाँ कुछ ऐसा था ही नहीं, कंज्यूमर गुड्स ही नहीं थे जिन्हें लोगों को खरीदने की जरूरत है, या फिर बहुत ही कम थे तो वो वाटर सिस्टम से कर लेते होंगे, ठीक है। तो दैट वेजेस कुड बाय, जो कि उनको वेजेस से वो खरीद पाते। इफ़ यू हैड बीन इन अफ्रीका, अगर आप होते अफ्रीका में, पोजेसिंग लैंड, आपकी लैंड होती, लाइव स्टॉक होती, एंड देयर वर प्लेंटी ऑफ बोथ, वहाँ पर तो सब कुछ था, तो क्या आप काम करते हैं, नहीं ना, यू टू वुड हैव सीन लिटल रीजन्स टू वर्क फॉर द वेजेस, आपके पास भी रीज़न बड़े कमी होते काम करने के। अगर आपकी लैंड है, आपके जानवर हैं, आपका काम धंधा चल रहा है उससे ही, तो क्यों जाए नौकरी पर, ठीक है। इन द लेट 19th सेंचुरी क्या होता है, यूरोपियंस वर अफेक्टेड टू द अफ्रीका ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज एंड लैंड एंड मिनरल्स। अरे यूरोपियंस मतलब क्या ही भूले, ठीक है, कोई यूरोप में ना देख ले वीडियो, ठीक है। इन्हें पता चल गया यहाँ पर बहुत सारे लैंड रिसोर्सेज हैं, इन्हें पता चल गया यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो इन्होंने कहा कि चलो भैया ठीक है कब्जा करते हैं, हमारा तो काम यही है, हम तो जगह जगह जाके कब्जा कर रहे हैं। इन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। यूरोपियंस केम टू अफ्रीका, क्यों आए, होपिंग मतलब आशा पाल के आए थे, टू एस्टैब्लिश प्लांटेशंस, कि हम ना यहाँ प्लांटेशंस जैसे कि चाय उगाना, कॉफ़ी उगाना, ऐसा प्लांटेशंस करेंगे वहाँ पे जाके, क्योंकि बढ़िया ज़मीन है वहाँ की, तो और माइंस में से निकालेंगे चीज़ें, प्रोड्यूस करेंगे हम क्रॉप्स, मिनरल्स निकालेंगे, फिर उसे एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप में। ये सारी प्लानिंग लेकर ये लोग आ गए यहाँ पर। बट देयर वर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो कि उन्होंने सोची नहीं थी कि काम करने वाले बंदे ही नहीं होंगे, उनके देश में तो थे पर यहाँ नहीं थे। अभी तो सारे लोगों को थोड़ा ना लेकर आते हैं यहाँ पर। फिर क्या होता है, अ शॉर्टेज ऑफ लेबर थी, विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस, जिसको काम करने की कोई इच्छा ही नहीं थी, ठीक है, तो ऐसे लोगों को नहीं मिल रहे थे। तो एम्प्लॉयर्स यूज्ड मेनी मेथड्स टू रिक्रूट और रिटेन करने के लिए लेबर को। अब जो एम्प्लॉयर्स थे जिन्होंने मान लीजिए ज़मीनें खरीद ली वहाँ जाके, या फिर ज़मीनें ले ली, ठीक है, अब उन्हें चाय उगानी है मान लो वहाँ पर, तो फिर वो लोग बहुत ना लेबर को ना करने लगे कि भाई इसलिए आ जाओ उसलिए आ जाओ। रिक्रूट करना मतलब रिक्रूट करना मतलब किसी नौकरी पे रखने के लिए, रिटेन करना लेबर को भी तो ज़रूरी है, चलो नौकरी पे रख लिया, अगले दिन बंदा ही नहीं आया, ठीक है, तो हमने रिटेन कराना बड़ा मुश्किल काम हो गया। हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड, अब क्योंकि आपने आके इनके देश पर कब्जा कर लिया, ठीक है ना, कॉलोनी में ला लिया, तो आप टैक्स लगाने लग गए। अब अफ्रीका के लोगों पर टैक्स लगने लगा। अब टैक्स लगने लगा तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। क्या प्रॉब्लम शुरू होती है
कि पहले हमारे कोई खर्चे नहीं थे तो हमें पैसे की ज़रूरत नहीं थी, तो हमें ना काम करने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स में आप इतना सारा पैसा चला जाएगा तो काम करना पड़ेगा, तो यही हुआ है। विच कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस। अब ये टैक्स कैसे पे किए जा सकते थे कि अगर आप वेजेस पे, यानी वेजेस मतलब रोज जिसका आपको पैसा मिलता है उस पर आप काम कर, जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपको मतलब पैसा नहीं मिलेगा। तो प्लांटेशंस और माइंस में काम करने के लिए ये सब कुछ प्लानिंग की गई थी, ठीक है। इनहेरिटेंस लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनहेरिटेंस लॉज में क्या हुआ था, इसमें भी बहुत बड़ा चेंज आया था। एक बाप के 4 बेटे, 4 बेटों में बोला कि एक ही को प्रॉपर्टी मिलेगी, मतलब जिसको मिली उसके तो ठीक है, चलो बल्ले बल्ले हैप्पी बर्थडे हो गई उसकी तो, लेकिन बाकी तीन क्या, बाकी तीन को बेचारों को काम करने में जाना पड़ा जबरदस्ती। तो इन्होंने लॉज भी इसीलिए बनाई है कि बाकी 3 तो आएंगे ना कम से कम काम करने पे। तो पीजेंट्स वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम लैंड, पीजेंट्स को ये डिस्प्लेस करने की एक स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। ओनली 1 मेंबर ऑफ अ फैमिली वॉज अलाउड टू इनहेरिट लैंड। एक ही मेंबर को फैमिली में अलाउ था कि आप इनहेरिट कर सकते हो, मतलब जो लैंड है उसके आप मालिक बन सकते हो अपने पिताजी की। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द अदर्स वर पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट। बाकी को तो मजबूरी वश जो है वो लेबर मार्केट में आना पड़ा था। मीनवाइल अगर हम बात करते हैं माइन वर्कर्स जो थे, सॉरी मीनवाइल नहीं, माइन वर्कर्स जो थे, तो जो खदानों में काम करते थे ना, राइट, माइंस में कोयला निकालना है, सोना निकालना है, चांदी निकालना है, कुछ भी निकालना है, जो माइन वर्कर्स होते थे वर ऑल्सो कन्फाइंड इन कंपाउंड्स। उनको बाड़ों में बंद करके रखते थे, भाग ना जाएं ये लोग, क्योंकि माइनिंग का काम बहुत खराब काम होता है, अंदर दम घुटता है, मतलब पॉइजनियस गैसेस भी होती हैं कई जगह, तो ये लोग भाग जाते होंगे। तो इनको पता है क्या करते थे, कन्फाइन करके रहते थे कंपाउंड्स में, एंड नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली। अगर आपको मूव अबाउट करने देंगे, ऐसे घूमने देंगे तो आप भाग सकते हो, तो इनको ना अलाउ ही नहीं कर रखा था भागना। अब क्या होता है, मतलब आप पहुंच जाओ बस एक बार इनके पास लेबर वर्क करने के लिए, फिर ये एक तरीके से आपको मजबूर कर देते थे, तो यू हैव टू बी देयर ओनली, ठीक है। देन केम रेंडर पेस्ट। अच्छा, आ जाती है बहुत ही गंदी बीमारी भी अब इनके जीवन में। एक तरफ क्या किया आपने, इनहेरिटेंस लॉ वाला केस कर दिया, अब आपने दूसरा वाला, अब क्या होता है, ये बीमारी आ जाती है, ठीक है, राइट। अब क्या होता है, रेंडर पेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन लेट 1880s में ये बीमारी आ जाती है। कब आती है, इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बात है। इट वॉज कैरीड बाय इन्फेक्टेड कैटल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन से लाए वैसे वाले जानवर जिनमें बीमारी फैली हुई होगी। अब पता नहीं, यहाँ ये नहीं लिखा कि वो इंटेंशनली लेकर आए या वो बस आ गए बीमारी वाले और इनके बल्ले बल्ले होगी, वो कुछ नहीं लिखा हुआ। बस आप इतना समझ लो कि इन्फेक्टेड कैटल जो आए थे वहाँ से आए थे, ब्रिटिश के थे, और उनसे ये बीमारी फैली थी। एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स। क्यों आए थे, जो इटालियन सोल्जर्स थे ना, उनको खाना खिलाने के लिए, मटन खाने के शौकीन थे ना, तो क्या होता है, इटालियन सोल्जर्स को फीड कराने के लिए आते हैं। ये क्या कर रहे थे, इटालियन सोल्जर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्वेड कर रहे हैं। कौन सी जगह है भी ये, एशिया, हाँ, एरिट्रिया, ठीक है, ये जगह याद कर लिया भाई, एरिट्रिया। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से के महाद्वीप में दाखिल होने वाली ये बीमारी, पता है, जंगल में आग की तरह फैल गई थी। चलो पीछे वाली लाइन पढ़ते हैं। उस समय जो पूर्वी अफ्रीका में क्या होता है, एरिट्रिया पर हमला कर रहे थे इतावली सैनिक। उनका पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जा रहे थे, ठीक है, आप जानवर लाए जा रहे थे और वो जानवर आ गए बीमार। अब यहाँ हो गई बीमारी, फैल गई। फिर क्या होता है, फिर ये तो जंगल लाइक फॉरेस्ट फायर, मतलब ये बीमारी ऐसे फैली जैसे जंगल में एक पेड़ में आग लगे और पूरा जंगल जल जाता है, तो ऐसे ही एक जानवर में बीमारी लगी तो सारे जानवरों में बीमारी लग गई ये वाली, ठीक है। अटलांटिक कोस्ट क्या दे रखा है, रीचिंग अफ्रीका अटलांटिक कोस्ट इन 1892 तक ये बीमारी फैल गई थी, मतलब 1892 तक ये बीमारी जो अटलांटिक कोस्ट तक फैली थी, और इट रीच्ड इन केप जगह होती है, ये अफ्रीका के साउथर्न मोस्ट टिप था। 5 साल बीतते बीमारी वहाँ तक, मतलब बिल्कुल कोने तक भी पहुँच गई थी। अब अलॉन्ग द वे रेंडर पेस्ट किल्ड 90% ऑफ द कैटल, 90% तो कैटल ही मर गए इस बीमारी से, कैटल जिन पर की अफ्रीका की जनता बहुत ज़्यादा निर्भर थी। लॉ आ गया, बीमारी फैल गई। आप लिख सकते हो ना, आपको बताना होगा, एक क्वेश्चन आएगा अगर, कि क्यों अफ्रीकन जो थे वो लेबर जो थी इनके साथ काम करने के लिए मजबूर हो गई थी एक तरीके से। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड, पूरा इनकी लाइवलीहुड को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, जो लॉस हुआ इनका इतना कैटल का। और क्या हुआ था, प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट्स नाउ सक्सेसफुली मोनोपोलाइज्ड कर लिया, मतलब एकाधिकार कर लेना, यस राइट, ये हावी हो गए बिल्कुल। वॉट इज केयर कैटल रिसोर्सेज रिमेन्ड। अब क्या हुआ, 90% मर गए, 10% बचे, उस पर इन लोगों ने अपना एक अधिकार मोनोपोलाइज्ड कर लिया, राइट। जो बचे हुए 10% थे, किन्होंने अधिकार कर लिया इन जानवरों पर, प्लांटर्स ने, माइन ओनर्स ने, और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, चाहते थे ना इंटेंशनली यही कि इनको इतना मजबूर कर दो कि हमारे यहाँ के काम करने लग जाएं। अब क्या होता है, इससे क्या होता है फिर आगे, टू स्ट्रेंथन देयर पावर्स एंड फोर्स अफ्रीकन्स
इनटू द लेबर मार्केट। अच्छा ठीक है, अभी क्या किया इन्होंने अपने पास इसीलिए रखा क्योंकि अपनी पावर को स्ट्रेंथन करना चाहते थे और अपनी फोर्स को जो है वो बढ़ाना चाहते थे, अफ्रीकन लोगों को लेबर मार्केट में उतारना चाहते थे। कंट्रोल ओवर द स्केयर रिसोर्सेज ऑफ कैटल इनेबल्ड यूरोपियन कॉलोनीज टू कंक्वायर द सब्सिट्यूट अफ्रीका। जो भी बचा कुचा अफ्रीका था, इन वजहों से जो इन्होंने जो जानवर इनके बचे कुचे थे उन पर जब कंट्रोल कर लिया तो बचा कुचा अफ्रीका भी सब इनके कंट्रोल में आ गया एक तरीके से। ये हार गए, वो जीत गए, ठीक है। आगे आओ। सिमिलर स्टोरीज कैन बी टोल्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। बस ऐसी ही कुछ वजहें रही होंगी जो ये मतलब एक तरीके से आक्रमण करते थे और विजय प्राप्त हो जाती थी इन लोगों की, ठीक है। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण होते रहना है ना, मतलब सारी दुनिया पर आक्रमण कर रहे थे ये लोग और कोई कोई वजह जगह जगह इनको मिल जाती थी, कोई कमजोरी पकड़ लेते थे और फिर बाकी देशों पे अपना कब्जा कर लेते थे, ठीक है। आगे आ जाते हैं। इंटेंजर्ड लेबर क्या होती है? क्या होती है? डेंजर में, खतरे में लेबर ना। चलो आगे आते हैं, पढ़ते हैं इसको। इंटेंजर्ड लेबर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया से ज़बरदस्ती ले जाते थे, पता है, काम कराने के लिए। फिजी अभी कोई पिक्चर भी आई थी, मैं भूल गई, उसमें लेकर जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजर्ड लेबर का मतलब देख लो, एक बाउंडेड लेबर होती है जिससे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है अंडर कॉन्ट्रैक्ट के टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसे कहते हैं 5 साल के लिए आप हमारे साथ चलो, आप वहाँ पे काम धंधा करना, 5 साल बाद खूब सारे पैसे कमा के आप आ जाना, आपकी तो ज़िंदगी मतलब खुशियों से भरी हुई हो जाएगी, आपके पास बहुत सारा पैसा बन। बंदे जो हैं वो फंस जाते हैं बहुत बुरे तरीके से ऐसे में। अब क्यों फंस जाते हैं चलो बताते हैं आगे। द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया ऑल्सो इल्यूस्ट्रेट करता है टू साइडेड नेचर ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड की। 2 साइडेड नेचर हो गया ना, एक तरफ तो दुनिया बहुत प्रोग्रेस कर रही है और एक तरफ बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्ती लोगों को ले जाया जाएगा, लाइफ ख़राब हो जाएगी उन लोगों की, है ना, फैमिलीज़ बर्बाद हो जाएगी। कहीं तो लोग, पता है क्या होता था, कभी वापस ही नहीं लौटे। और आज भी ऐसे लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं जो हमारे देश से लेबर बना के ले जाए गए थे, वो कभी वापस ही नहीं आ पाए, फिर उनकी पीढ़ियाँ उस देशों में बस गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस बात को। इट वॉज अ वर्ड ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। 19th सेंचुरी का वर्ड तो बहुत फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ का वर्ड था, एज वेल एज ग्रेट मिजरी भी थी। ये लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी से आ सकता है कि भाई एक्सप्लेन करो ऐसा क्या था। फिर दोनों रीज़न लिखना, क्या इतना ज़्यादा मतलब ग्लोबलाइजेशन हो गया था, उसको सारी कहानी लिख देना पीछे से जितनी तुम्हें पता हो, और उसके बाद ये वाले इंटेंजर्ड लेबर पॉइंट लिख देना कि भाई इससे मिजरी इसलिए कहा जा रहा है इसे, ठीक है। हायर इनकम्स हो गई थी फॉर सम एंड पॉवर्टी हो गई थी दूसरों के लिए, है ना। एक जगह तो हायर इनकम हो गई लोगों की बहुत सारी, बढ़िया इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजी आई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी भी आ गई थी लोगों में। तब भी तो बेचारे बातों में आ गए इनकी और चले गए इनके साथ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन सम एरियाज एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ कोरेक्शन इन अदर्स, ठीक है। दूसरों में उत्पीड़न, दबाव बन गया था बहुत ज़्यादा ही। इन द 19th सेंचुरी हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस एंड चाइनीज लेबरर्स वेंट टू वर्क ऑन द प्लांटेशंस, इन माइंस एंड इन रोड्स एंड इन रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। क्या होता है 19th सेंचुरी में, हज़ारों लोग चाइना से और इंडिया से काम करने के लिए निकल जाते हैं। कहाँ निकल गए, थैला लेके निकले, कहाँ गए, है ना, जगह जगह गए। माइंस में उन्होंने काम करने के लिए दूसरे देशों में गए, प्लांटेशंस पे उन्होंने काम करने के लिए गए, वो रोड्स बनाने गए, पूरा डेवलपमेंट हो रहा था दुनिया का, ठीक है। रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए जाने लगे। इन इंडिया इंटेंजर्ड लेबर्स वर हायर्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। इंटेंजर्ड लेबर को कहते थे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए, इतने टाइम के लिए आपको जाना है, इतना पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। सीधे साधे भारतीय प्राणी, ठीक है। विच प्रॉमिस रिटर्न ट्रैवल टू इंडिया आफ्टर दे हैड वर्क 5 years, ठीक है। 5 साल, ध्यान रखना 5 साल, 5 साल आप काम करो फिर वापस आ सकते हो। ऑन देयर एम्प्लॉयर प्लांटेशंस, ठीक है। वो मतलब एक तरीके से जो एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं, जो नौकरी पर रखते हैं, ठीक है, उनके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जाता था। मोस्ट इंडियन इंटेंजर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से, जो मतलब जो जाते थे ना वो कहाँ के होते थे, जो आज हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सेंट्रल इंडिया है, या फिर ड्राई जो डिस्ट्रिक्ट होते थे तमिलनाडु के, यहाँ से लोग बहुत जाया करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, चलो इसको मैं भी मार्क कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से जाया करते थे। इन द मिड 19th सेंचुरी की बात करो तो दीज रीजन्स जो थे एक्सपीरियंस करते थे मैनी चेंजेस, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगी। क्यों गए लोग, है ना, ऐसा क्या हुआ कि लोग यहाँ से इनकी बातों में आके जाने लगे, क्यों, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री जो थी वो डिक्लाइन हुई थी। लैंड रेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ज़मीन पे जो रेंट ये देना पड़ता था ना, लोग किराए पे लेके भी ज़मीन पे भी खेती वेती करते थे, रहते थे, है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशंस, जगह जगह माइंस के लिए, प्लांटेशंस के लिए लैंड खाली कराने लगी तो लोगों को
वहाँ से माइग्रेट होना पड़ गया। ऑल दिस अफेक्टेड देयर लाइव्स ऑफ द पुअर। अब इस सब ने क्या किया, गरीब लोगों के जीवन पर बहुत ही गंदा प्रभाव डाला। फेल हुए ये पे करने के लिए रेंट जब, और बिकेम डीपली इंडेप्टेड, बहुत बुरे तरीके से इंडेप्टेड हो गए, मतलब कर्जे में फंस गए। एंड वर फोर्स टू माइग्रेट इन सच ऑफ वर्क, बेचारे मजबूर हो गए, घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। एक पिता के सामने अगर बच्चे भूख से रो रहे हैं तो क्या बोलेगा कि ठीक है भैया, ये अपने को पैसा दे रहे हैं, बेटा तुम रहना, हम 5 साल बाद वापस आ जाएंगे, कम से कम तुम सबका यहाँ पेट भर जाएगा। कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो गई थी जो पुरानी हिंदी फिल्मों में हमें दिखाई देती है। सच में ये सिचुएशन हुई थी और लोग जो थे बातें मान सुन के यहाँ से काम के लिए चले गए थे जगह जगह। द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडियन इंडेंजर्ड माइग्रेशंस वर, कहाँ कहाँ मेनली ये लोग गए थे तो तेरह याद कर लो, ये जरूर आएगा आपका लिखने के लिए। कैरिबियन आइलैंड्स में गए थे मेनली, जिसे हम बोलते हैं त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना। और कहाँ गए थे, ठीक है, मॉरिशस भी गए थे, फिजी भी ले जाया गया था इन लोगों को, ठीक है। इन जगहों के नाम हमें अच्छे से याद रखिए। कैरिबियन आइलैंड्स में कहाँ कहाँ लेके गए थे, त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम में। मॉरिशस में लेके गए थे, फिजी में लेके गए थे। तमिल आप्रवासी सीलोन और मलाया जाकर काम करते थे। तमिल आप्रवासी जो तमिल माइग्रेंट्स थे ना, ये लोग कहाँ काम करते थे, ठीक है, ये काम करते थे सीलोन में और मलाया में इंडेंजर्ड वर्कर्स की तरह। वो ऑल्सो रिक्रूटेड, इनको ना हायर किया गया था ट्री प्लांटेशन के लिए आसाम में भी, ठीक है। आगे आ जाते हैं। रिक्रूटमेंट वॉज डन बाय एजेंट्स, रिक्रूटमेंट कौन करता था, एजेंट करता था। एंगेज होते थे बाय एम्प्लॉयर्स एंड पेड किया जाता था इन्हें स्मॉल कमीशन, ठीक है। मतलब एजेंट का क्या काम था कि जो मतलब लैंड ओनर होते थे, कहते थे कि ठीक है हमारे ना लैंड पे काम करने के लिए तुम इधर उधर से बंदे ले आओ, हम बदले में तुमको इतने पैसे दे देंगे, ठीक है। ये कमीशन पे काम किया करते थे एजेंट। मैनी माइग्रेंट्स एग्री हो जाते थे टू टेक अप द वर्क, ठीक है ना, ठीक है भैया, कुछ और था ही नहीं तो वो एग्री भी हो जाते थे। और उनको आशा क्या होती थी कि हम अपनी पॉवर्टी से निकल जाएंगे, हम गरीबी से निकल जाएंगे, ठीक है, इस सब में। और ऑप्रेस्ड, उत्पीड़न से निकल जाएंगे इन देयर होम विलेज, है ना। गाँव के कई बार साहूकार, जमींदार, ये सब बहुत परेशान करते होंगे, तो इन सब से निकलने का इन्हें यही तरीका दिखाई दिया कि भैया अपने यहाँ से चलते हैं। फिर क्या होता है, एजेंट्स ऑल्सो टेम्पटेड होता है प्रलोभन देना, है ना। एजेंट्स उनको बहुत प्रलोभन भी देते थे, अरे बाहर जाओगे ना तो जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, खाने का पीने का सबका बंदोबस्त हो जाएगा। आज भी तो एजेंट्स ले जाते हैं ना, कितने केसेस होते हैं। गर्ल्स बी केयरफुल, बहुत सारे लोग जो हैं वो गर्ल्स को ले जाते हैं और बेच देते हैं बाहर की कंट्रीज़ में। क्यों, क्या क्या के बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखा के गर्ल्स, क्या मतलब बहुत सारे लोग आज भी, है ना, किडनैपिंग ही है एक तरीके की, बहलाना फुसलाना और आपको बुद्धू बना के दूसरे देशों में ले जाना, और वहाँ ले जाके आपके पासपोर्ट रख लेना, आप सारी चीज़ें छीन लेना और उसके बाद कर लो आप क्या बिगाड़ लोगे। आज तो फिर भी टेलीफोन है, तब तो ये भी नहीं होता था कि किसी से हेल्प भी ले लोगे आप, ठीक है। अब क्या होता था, खैर आगे आते हैं। बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, इनको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते थे जो कौन थे, कॉन्ट्रैक्टर्स बीच में जो आते थे, राइट, एजेंट्स जिन्हें हम बोल रहे हैं यहाँ पर। अब क्या होता था, फाइनल डेस्टिनेशन पे जाके तो मतलब फाइनल डेस्टिनेशन की ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जैसे कह रहे हैं कनाडा ले जा रहे हैं, कहाँ ले गए, ऑस्ट्रेलिया। अब ढूंढो, फैमिली ढूंढेगी भी तो कनाडा में ढूंढेगी, ऑस्ट्रेलिया में ढूंढना जाएगी, पूरा फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देते थे। और मोड ऑफ ट्रैवल, मान लीजिए कि जा रहे रेल से हैं तो बता देते थे शिप से जा रहे हैं, ऐसा कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन जाते थे। तो नेचर ऑफ वर्क, मान लो कह रहे हैं कि माइन में काम नहीं कराएंगे, बेटे बोले खेतों में काम करना है, तो बोले ठीक है खेत के लिए तो अपन कंफर्टेबल है, ले जाएंगे माइन में काम कराएंगे। तो ऐसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन देके बुद्धू बना के टेम्पटेड करके इनको लेके जाते थे, ठीक है। फिर दैट दे वर एम्बार्क ऑन अ लॉन्ग सी वॉयज, अच्छा उनको ये भी नहीं बताते थे, पता है कि इनको इतनी बड़ी समुद्री यात्रा करके जाना है, क्योंकि हर एक ना समुद्री यात्रा के लिए कंफर्टेबल भी नहीं होता, तो बताते नहीं थे। समटाइम्स एजेंट्स इवन फोर्सली एब्डक्ट कर लेते थे, ज़बरदस्ती अपहरण करके ले जाते थे, क्योंकि इन एजेंट्स को बहुत पैसा मिलता था इस बात का, बंदे लाने का, ठीक है। तो ये सब कांड हो रहे थे। 19th सेंचुरी इंडेंचर्ड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी इसके पहले खत्म हो गई, लेकिन अब इस तरीके से लेके जा रहे हो तो भी एक काइंड ऑफ अ स्लेवरी ही हो गई। ऑन अराइवल द प्लांटेशन लेबर्स फाउंड कंडीशंस टू बी डिफिकल्ट। अरे भाई जब पहुंचते थे तो उनको समझ में आता था, अरे बाबा ये तो बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस है ऑन अराइवल, है ना। कंडीशंस बहुत ही अपोज होती थी, उनकी लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वर हार्श, मतलब रहने की कंडीशन, वर्किंग कंडीशन बहुत ही ज़्यादा हार्श होती थी। एंड देयर वर फ्यू लीगल राइट्स, और जो बंदे थे उनके तो बस लीगल राइट्स बस नाम के ही होते थे, उन पर लीगल राइट्स ही नहीं है कि आप अपने पे होने वाले अत्याचार के खिलाफ आप बोल भी पाओ। बट वर्कर्स डिस्कवर्ड देयर ओन वेज फॉर सर्वाइविंग, भैया आप रहना है तो रहना है, तो वर्कर्स ने भी अपनी ज़िंदगी जीने के कुछ तरीके निकाल ही लिए थे। मैनी ऑफ देम एस्केप्ड इनटू वाइल्ड्स, वाइल्ड्स का मतलब होता है यहाँ पर जंगल से, बहुत सारे तो पता क्या करते थे, जंगल में भाग जाते थे।
लेकिन इफ़ दे कॉट, अगर इनको पढ़ लिया जाता था तो दे फेस्ड सीवियर पनिशमेंट, बहुत बुरे तरीके से इनको पनिश करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, भूखा रखेंगे, है ना, यही सब होता होगा। अदर्स डेवलप न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशंस, ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चर्स, फॉर्म्स, ओल्ड एंड न्यू। अब ये हुआ क्या, धीरे 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 आदत बना ली रहने की। इन्होंने क्या किया, मतलब एक तरीके से ब्लैंड ही हो गया। ब्लैंड हो जाता मतलब ठीक है कि भाई रहने की आदत ही बना ली इन्होंने, आपस में अपने कल्चर सब मिक्स कर लिए। ठीक है, सुनो आगे मैं बताती हूँ इस चीज़ को क्या आता है। इसके बावजूद मजदूरों ने जिंदगी, ये सब तो हो गया। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक अभिव्यक्ति के लिए नए रूप खोज निकाले। मतलब जैसे होता है ना, देखो व्यक्तिगत और सामूहिक अभिव्यक्ति, जैसे हम त्योहार मनाते हैं, ठीक है, हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, राइट। व्यक्तिगत हमारी फीलिंग्स भी होती हैं, सामूहिक भी होते हैं, हम अपने कल्चर को मिक्स कर लेते हैं, तब हमें बड़ा मज़ा आता है ना, हम इंजॉय करते हैं सब चीज़ों को। ज़िंदगी जीनी है तो इन लोगों ने भी यही सब करना शुरू कर दिया। आप आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। कहाँ थे हम, इन त्रिनिदाद हमने कैरिबियन आइलैंड के बारे में पढ़ा था। त्रिनिदाद द एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ राइटियस कार्निवल कॉल्ड होसे इन विच वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजन्स जॉइंट, है ना। मैंने कहा ना कि मिलजुल कर त्यौहार मनाना, है ना, ये व्यक्तिगत और सामूहिक अभिव्यक्ति इसी चीज़ से रिलेट करा रहे हैं कि तुम यहाँ के आए हो ज़बरदस्ती वाले लेबर, तुम यहाँ से आए हो, तुम यहाँ से आए हो, ठीक है भाई, अब अपने को यहीं रहना है। तो जो भी त्यौहार है वो एक मिक्स बन जाता था। और इसका एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, कहाँ का, त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस का मतलब होता है जो साल में एक बार निकलता है, ऐसा जुलूस जो था वो एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया, है ना, जिससे लोग थोड़ा सा हल्के हो जाएं, एंजॉय कर लें, इस टेंशन से थोड़ी मुक्ति पा लें। इसे नया रूप दे दिया गया था। इस मेले को होसे यानी इमाम हुसैन के नाम पर यह नाम दिया गया था। 1 वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अब आ जाओ, इस मेले को होसे का नाम दे दिया गया था किसके, उनमें सभी धर्मों और नस्लों के जो मजदूर हैं वो हिस्सा ले लेते थे आके, है ना, तो मिक्सचर हो रहा है। इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल हमें दे रखा है, सिमिलरली द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ, अब ये क्या नाम है, ये हमारा नाम है रस्ताफरियानवाद, ठीक है। ये भी एक विद्रोही धर्म था, एक तरीके से विद्रोही धर्म था, मतलब अलग अलग धर्म के लोग होंगे। इसमें भी भारतीय आप्रवासी माइग्रेंट जो वहाँ जाके पहुंचेंगे और कैरिबियन द्वीप समूह के जो वहाँ के लोग थे, दोनों के संबंधों की झलक देखने को मिलती है हमें इसमें, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या होता है फिर। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक जो था, ठीक है, इंडियन माइग्रेंट्स टू द कैरिबियन, चटनी म्यूजिक पॉपुलर होता है त्रिनिदाद में एंड गुयाना में, इज अनदर क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन है ऑफ द पोस्ट इंडेंचर्ड एक्सपीरियंस का। दीज फॉर्म्स ऑफ कल्चर फ्यूजन आर द पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इस तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड बनता है वेयर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस आपस में मिक्स हो जाती हैं, लूज देयर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स को खो देती हैं, बिकम समथिंग इंटायरली न्यू, कुछ बिल्कुल ही नया बनने लगता है। अब बहुत ज़्यादा ही लंबा हो रहा है ये, चलो मैं एक बार में इसको कर लेती हूँ। मोस्ट इंटेंजर्ड वर्कर स्टेट ऑन आफ्टर देयर कॉन्टैक्ट एंडेड, मतलब वो वहीं पर ही रह गए और रिटर्न हुए टू देयर न्यू होम्स में आफ्टर शॉर्ट स्पेल इन इंडिया। बहुत ही कम मतलब लोग वापस आए थे इंडिया में, बहुत सारे लोग तो वापस ही वहीं पर ही रह गए थे। वो अपनी मूल पहचान ही एक तरीके से खो गई धीरे धीरे उनकी, और बिल्कुल नया रूप हमें उनका सामने देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं यार, ये वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, अभी 1 घंटे से भी ज़्यादा की हो गई है ये वीडियो। अब हम ना इसका नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।